हाँ जी, तो आज अपन सामान्य परिचय के इस भाग के अंदर चर्चा करने वाले हैं जिलों के निर्माण की प्रक्रिया की। साथियों गौर कीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो प्राचीन काल के अंदर अपने रियासतें थी। सबसे पहले क्या थी? अपने रियासतें थी। आप जानते हैं इस बात को भली भांति, ये रियासतें हुआ करती थी। आप कहेंगे सर कितनी रियासतें हुआ करती थी? तो सीधी सीधी बात आती है, अपने राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी। 3 हुआ करते थे ठिकाने, 1 हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिला के ये सारी चीजें थी और इतना बड़ा सारा राजस्थान पहले था नहीं। वर्तमान जो स्वरूप है वो तो बाद में आता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 तक, ध्यान देना, वर्तमान में आप कहते हैं सर कितने जिले हैं? अपन कहेंगे 33 जिले। 26 जनवरी 1950 को 25 जिले थे, यानी जब भारतीय संविधान लागू होता है तो जिले कितने थे? 25 थे। और फिर 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर मेरवाड़ा बनता है। और इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एकीकरण का अंतिम चरण पूरा हो जाता है और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर जैसे अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो जाता है और जो आपका आबू देलवाड़ा प्रदेश वाला मिल जाता है, ऐसा करके राजस्थान जो भी दिख रहा है, इस पूरे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आता है? 1 नवंबर 1956 को आता है। आप इतिहास में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि एकीकरण का चौथा चरण, चूंकि अपन जिला निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एकीकरण की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि एकीकरण का जो चौथा चरण था, वृत्त राजस्थान जिसे कहा जाता है, 30 मार्च 1949 को जो एकीकरण का चौथा चरण पूरा होता है, लगभग राजस्थान बन गया था। लगभग बोले तो एक तो ये वाला प्रदेश अलग रह गया था, मत्स्य संघ जिसको 5वें चरण के अंदर शामिल किया जाता है। एक ये वाला अलग था, एक थोड़ा आबू देलवाड़ा वाला। तो वो आपका 30 मार्च को, इसलिए राजस्थान का दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर राजस्थान स्थापना दिवस की बात आती है, गौर कर लेना, 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आता है? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को आ जाता है। चलें आगे, अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास बात आती है कि जिलों के निर्माण की प्रक्रिया में देखिएगा, सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, यानी आपको एक बात याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है? कि सबसे पहले कौन सा जिला बना भाई साहब? तो आप कहेंगे 25 तो पहले हैं, अब उनका तो कोई क्रम याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 के बाद में 26 से लेकर के 33 तक क्रम करना है। हालांकि जिला बनने की प्रक्रिया चल रही है और जिले बनेंगे, लेकिन भगवान करे अपने पेपर से बाद में बने, अब तो वैसे बाद में बनने हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, और याद करने पड़ेंगे। 26 से लेकर के 33 आपको एक लाइन याद करनी है। अजय का दौड़ा दौड़ा बांद्रा, अजय को दौड़ो दौड़ो बांद्रो, याद कर लोगा, अजय को दौड़ो दौड़ो बांद्रो, हनुमान जी को पक्को भगत है। अजमेर 26वें नंबर पे, 27वें पे धौलपुर, 28वें पे बारां, 29वें पे दौसा, 30वें पे राजसमंद, 31वें पे हनुमानगढ़ बनता है, 32वें पे करौली और 33वें पे कौन बनता है? तो अपन कहेंगे प्रतापगढ़ बनता है। याद रखिएगा 26वें में याद रखिएगा अजमेर, 26वां जिला कौन बनता है? अजमेर बनता है। 27वां कौन बनता है? धौलपुर। 28, 29, 30 तीनों जिले एक साथ बनते हैं, बारां, दौसा, राजसमंद। 31वां जिला कौन बनता है? हनुमानगढ़ बनता है। 32वां जिला कौन बनता है? करौली बनता है। और 33वें जिले की बात अपन करते हैं तो प्रतापगढ़ बन जाता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। 26वां अजमेर बनता है, 27वां धौलपुर, 28वां बारां बनता है, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33वां प्रतापगढ़। अब कौन सा कब बनता है ये भी आपको देखना है, तो गौर कीजिएगा। 1 नवंबर 1956 को कौन बनता है? अजमेर। 15 अप्रैल 1982 को कौन बनता है? धौलपुर। 1 नवंबर 1956 याद रखिएगा, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आता है, तब कौन सा जिला बनता है? अजमेर बनता है। और अजमेर किस जिले से अलग होता है? किसी से नहीं, क्योंकि अजमेर खुद एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन बात आती है कि धौलपुर है, ये 27वां जिला बना 15 अप्रैल 1982 को। ये कौन से जिले से अलग होकर बना? आपका उत्तर आएगा भरतपुर से अलग होकर बना। लेकिन आगे बात आई कि 28, 29, 30 तीनों के तीनों याद रखिएगा 10 अप्रैल 1991। और ये 12 किससे अलग होके बना? कोटा से अलग होके बना। दौसा किससे अलग होके बना? जयपुर से अलग होके बना। राजसमंद किससे अलग हुआ? तो आप कहेंगे उदयपुर से अलग हुआ। सेम यही कहानी आगे चली तो 31वां हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को। 12/7/1994 हनुमानगढ़, ये कौन से जिले से अलग होता है? तो आपका उत्तर आएगा सर, ये अलग होता है श्रीगंगानगर से। जबकि बात करते हैं करौली, ये 19 जुलाई 1997 को बनता है और ये किससे अलग होता है? तो अपन कहेंगे सर ये सवाई माधोपुर से अलग होता है। और बात अपन 33वें जिले की कर रहे हैं, प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, ये 26 जनवरी 2008 को बन जाता है। कार्य प्रारंभ कब से करता है? तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल से करता है। और ये किस से अलग होके बनता है? ये उदयपुर से अलग होके बनता है, बांसवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से। कुल मिला के प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें ली जाती हैं। कौन से 3 जिलों से? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर से, बांसवाड़ा से और चित्तौड़गढ़ से। याद रखिएगा अजमेर पहले नंबर पे 27, 26, 27 पे धौलपुर, 28, 29, 30 पे बारां, दौसा, राजसमंद,
31 पे हनुमानगढ़, 32 पे करौली, 33 पे प्रतापगढ़। पहला जिला बोले तो 26वां बना, मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 27वें के समय कौन थे? शिवचरण माथुर थे। 28, 29, 30, 31, 32 यहां पे आप भैरों सिंह शेखावत याद रखेंगे। और लास्ट में जो आपका 33वां जिला प्रतापगढ़ बनता है, इस समय मुख्यमंत्री कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे। तो नवीनतम जिला कौन सा है आपको याद कर लेना है। आप कहेंगे सर नवीनतम जो जिला अपना आता है वो आपका प्रतापगढ़ है। नवीनतम जिला कौन सा है? तो अपन कहेंगे प्रतापगढ़ आपका नवीनतम जिला आ जाता है। भाई बिल्कुल राम राम सभी का, चाहे जयपुर वाला है चाहे सीकर वाला है, सभी का राम राम स्वीकार है। अब देखिएगा नेक्स्ट में बात बताऊं तो आप कहेंगे ये तो होगी जिले निर्माण की प्रक्रिया, ठीक बात है। अब जैसे ही आगे चलेंगे अपन, थोड़ा सा क्रैश कोर्स इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूं, ये मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं, है ना। बात आती है 1 अप्रैल 2008 को कौन बनता है? कार्य प्रारंभ कौन कर देता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बनता कब है? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 2008 को बनता है। ये 3 जिले पहले थे, उदयपुर था, डूंगरपुर था, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन तीनों में से चित्तौड़गढ़ से कुछ भाग लिया जाता है, उदयपुर से लिया जाता है और बांसवाड़ा से, और एक नया जिला बना दिया जाता है प्रतापगढ़। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि परमेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर पी से प्रतापगढ़, पी से परमेश चंद्र समिति और पै से ही 5 तहसीलों से मिलकर बनता है। दरियाबाद तहसील कहां से ली जाती है? उदयपुर से ली जाती है। पीपल खूंट तहसील, खूंटो बांसवाड़ा, खूंटो बांस को है, पीपल खूंट बांसवाड़ा। और प्रतापगढ़ तहसील, अरनोद तहसील और छोटी सादड़ी, ये कहां से ली जाती है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ से ली जाती है। इस प्रकार से एक जिले का गठन कर दिया जाता है और वो जिला कौन सा? प्रतापगढ़ जिला। चलें आगे चलते हैं, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ जिला। अब बात आती है राजस्थान की आकृति की। तो आकृति में आपको सीधा सा याद रखना है, राजस्थान की आकृति देख के आपको ऐसा लगता है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है। बात करते हैं इस आकृति को पतंगाकार किसने बताया है? याद रखिएगा इस आकृति को पतंगाकार टी.एच. हेंडले ने बताया है। इस आकृति को पतंगाकार किसने बताया? टी.एच. हेंडले ने। यानी पतंग बनाने के बाद में अपन जो पतंग बनाते हैं, देखो पतंग बना दिया मैंने, ये पतंग बनाते हैं, तो पतंग बनाने के बाद हैंडल करने का काम कौन करता है? जो पतंग बनाता है। देखिएगा मार्केट से बने हुए पतंग तो सभी ले आते हैं, लेकिन हाथ से बनाए फिर हैंडल करे, तो पतंगाकार आकृति किस विद्वान ने कहा? टी.एच. हेंडले ने। बात आती है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति अपने राजस्थान की है। लेकिन फिर बात आई आगे कि राजस्थान के जिलों की आकृति को लेकर के अपने प्रश्न बनेंगे, और निसंदेह और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनेगा, और एक प्रश्न अपने भी पेपर में देखने को मिल सकता है। अपन ऊपर से चलते हैं, गंगानगर की आकृति दरियाई घोड़े की पूंछ जैसी। गंगानगर की आकृति कैसी है? तो आपका उत्तर आएगा दरियाई घोड़े की पूंछ जैसी आकृति। बात करते हैं कि हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी, कुर्सी जैसी और सोफे जैसी। याद रखिएगा हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? तो आपका उत्तर आएगा हनुमानगढ़ की आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी है, कुर्सी जैसी है, सोफे जैसी है। ऐसी आकृति कौन से जिले की है? तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ की। बीकानेर की आकृति का कोई प्रश्न नहीं बनता, चूरू की आकृति का कोई प्रश्न नहीं बनता, झुंझुनू की आकृति का तो नहीं बनता, लेकिन झुंझुनू का यह प्रश्न बनता है ऐसा जिला जिसका अक्षांश विस्तार भी 1 डिग्री में है और देशांतर विस्तार भी 1 डिग्री में है, वो कौन सा जिला है? तो आपका झुंझुनू आ जाता है। आगे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे यानी समान अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग लंबाई चौड़ाई। आगे बात आती है अर्धचंद्राकार प्याले नुमा कटोरे नुमा तस्त्री नुमा कौन? तो आप कहेंगे कौन सा? सीकर। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। सीकर की आकृति प्याले नुमा है, सीकर की आकृति कटोरे नुमा है। सीकर का उल्टा कर दो, दोसा धनुषाकार है। दोसा की आकृति कैसी? तो आपका उत्तर आ जाएगा धनुषाकार है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यानी दोसा की आकृति कैसी है? तो आपका उत्तर आ जाएगा धनुषाकार है। जैसे अगर सीकर आपका उत्तल नुमा है तो ये उत्तल नुमा आ जाता है, सीकर कटोरे नुमा है तो ये आपका धनुष नुमा आ जाता है। बात करते हैं अपन भरतपुर की आकृति कैसी? गिलहरी जैसी। जबकि करौली और धौलपुर और करौली इन दोनों की आकृति बतख जैसी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब इन दोनों से नहीं पूछ के एक जिला दे दिया जाए कि बतख जैसा कैसा, तो बतख का पीछे वाला हिस्सा हटा दो तो भी बतख तो बतख लगेगी। यानी इन दोनों में से अगर एक जिला पूछा जाए बतख नुमा आकृति का, तो आप करौली को प्राथमिकता देंगे, और करौली के साथ में धौलपुर, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? बतख नुमा आकृति बना देते हैं। बात आती है गणितीय आकृतियों की, तो याद रखना अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है, टोंक की आकृति वर्गाकार है, और बात करते हैं भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। अजमेर की आकृति कैसी है भाई साहब? त्रिभुजाकार है। टोंक की आकृति कैसी है? वर्गाकार है। और भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? तो आपका उत्तर आएगा आयताकार है। राजसमंद की आकृति कैसी? तिलक जैसी। राजा महाराजा तिलक करते हैं। और उदयपुर है तो ऑस्ट्रेलिया, उदयपुर घूमिया, ऑस्ट्रेलिया घूमने का अनुभव होता नहीं है, लेकिन याद रखनी आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है। बात आती है आपका घोड़े की नाल जैसी आकृति, तो आपका उत्तर क्या आएगा? घोड़े की नाल जैसी आकृति। ये किसकी भाई साहब? तो याद रखिएगा घोड़े की नाल जैसी आकृति ये आपके चित्तौड़गढ़ की।
बात करते हैं अपन, या बात करते हैं अपन किसकी, तो आप कहेंगे सर व्हेल मछली जैसी आकृति, ये किसकी भाई साहब, तो आपका उत्तर आएगा व्हेल मछली जैसी आकृति। ये सीधा सीधा याद रखिएगा आप, ये आपके किसकी, जालोर की है। व्हेल मछली जैसी आकृति किसकी, जालोर की। मयूराकार आकृति वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे जोधपुर। मुझे तो मोर लग नहीं रहा, लेकिन आपको लगे तो बताओ और याद कर लो, क्योंकि आरपीसी को लगता है। आगे बात आती है सप्त बहुभुज की आकृति किसकी है, जैसलमेर की। सप्त बहुभुज की आकृति किसकी, तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर की। त्रिभुजाकार आपको बताया अजमेर की, वर्गाकार बताया टोंक की, आयताकार किसकी, तो अपन कहेंगे भीलवाड़ा की आकृति आयताकार आ जाती। चलें आगे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या प्रश्न अपने और बनने वाले हैं उनके ऊपर भी अपन जिक्र करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सुनिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, फिर आगे चलेंगे अपन, तो क्या बात आएगी, क्षेत्रफल। बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है। तो वैश्विक संदर्भ में बात करें तो देखिएगा, ग्लोब के संदर्भ में, तो ग्लोब का क्षेत्रफल जल भाग कितने प्रतिशत पे, 71 पे, स्थल भाग 29% पे, लगभग कितना 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो अपने को याद करना नहीं है, अपन तो सीधा सीधा आएंगे कहां पे, भारत में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है, 2.4, लेकिन 32,87,263 में अपने पास 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े कौन से हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। राम है, महान है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बात आती है जीएसटी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। अब राजस्थान सबसे बड़ा आता है, राजस्थान सबसे बड़ा आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न फिर बनने जा रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। ये आपका वर्ग मील में पूछा जाए तो 132-139 वर्ग मील है। भारत के क्षेत्रफल में कितनी भूमिका निभाता है राजस्थान, तो आपका उत्तर सीधा सा बन जाएगा कि भारत के क्षेत्रफल में 10.41%। या आप यूं भी कह सकते हैं 1/10, 10.41% भी कह सकते हैं, और आप 1/10 भी कह सकते हैं। तो ध्यान रहेगी इतनी बातें, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में, तो गौर करना मेरी बात, भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की भूमिका निभाता है, आपका उत्तर बनेगा 10.41% की। बोलने का मतलब 1/10, कितना, 1/10। इतनी बात आपको याद रखनी। चलें आगे, अपन चलते हैं। आगे बात आती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अभी अपन ने देखा राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और देश के क्षेत्रफल का ये कितना है, तो आपका उत्तर आएगा, ये देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो आप कहेंगे 10.41% है। कितना क्षेत्रफल, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बात आती है जैसलमेर। जैसलमेर में याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये आ जाएगा 38,401। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो आप कहेंगे जैसलमेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 38,401 है। पहले अपन बाड़मेर पढ़ते थे, लेकिन याद रखना बाड़मेर की, सॉरी बाड़मेर का नाम है, पहले अपन बाड़मेर पढ़ते थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं उनमें बीकानेर वाला कोई तहसील का कोई चक्कर पड़ता है, तो बीकानेर अब बड़ा है ना कि बाड़मेर। तो याद रखिएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर। याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल याद कर लो आप, 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का है। और बात करते हैं सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे धौलपुर। सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ट्रिपल डी याद रखना है, धौलपुर है, दौसा है, डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल में 0.89% है। और 89 किलोमीटर तो अपन पंजाब के साथ सीमा भी अपनी लगती है। पंजाब के 2 जिले सीमा लगाते हैं अपने साथ, फाजिलका और मुक्तसर। और पंजाब की कुल सीमा की लंबाई अपने साथ कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। 0.89 क्या है, धौलपुर। 0.89
धौलपुर, जबकि जैसलमेर है 11.22% है। जैसलमेर कितना प्रतिशत, तो आपका उत्तर आएगा 11.22। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ये सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, तो आपको याद रखना 12.66 गुना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना है, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 11.22%। कितना है, 11.22। लेकिन जैसलमेर सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 12.66 गुना बड़ा है। इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं अपन, तो बात आती है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। अब देखिएगा, अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो अपने पास बात आएगी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इनमें अपन देखेंगे इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, आदि आदि सी बातें अपने सामने आ जानी है। तो आइएगा अपन प्रारंभ करते हैं भौतिक प्रदेशों को, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट नहीं डाले के कहा नहीं डाले, टेस्ट हो रहा है ना, आज फिक्स टाइम पे 4 बजे स्टार्ट कर दिया गया था टेस्ट तो। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अपन भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भौतिक प्रदेशों के अंदर सीधी सीधी बातें याद रखिएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले सीधी सी बात आती है कि पहले एक बड़ा सारा विशाल सारा महाद्वीप था, और इस महाद्वीप को नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया बोल दो या सुपर कॉन्टिनेंट बोल दो, एक ही बात है, बड़ा महाद्वीप। सुपर कॉन्टिनेंट बोल दिएगा फिर पेंजिया बोल दीजिएगा। और इसके चारों तरफ एक सुपर सागर था जिसका नाम था पेंथालासा। अब क्या होता है, पेंजिया टूटेगा, पेंजिया यहाँ टूटता है, और पेंजिया टूट करके दो भागों में बढ़ता है। पहले एक पेंजिया का भाग है ये उत्तर की ओर चला जाता है जिसका नाम पड़ता है अंगारा लैंड, और एक नक्शे की ओर जिसका नाम गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को क्या कहा जाता है, इसको लारेसिया भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक सागर आ जाता है जिसका नाम था टेथिस सागर। अब क्या हुआ कि अंगारा लैंड से क्या बना, यूरेशिया बना। अंगारा लैंड से क्या बना, ग्रीनलैंड बना। अंगारा लैंड से क्या बना, उत्तर अमेरिका बना। गोंडवाना लैंड से क्या बना, आपका दक्षिण अफ्रीका बना, दक्षिण अमेरिका बना। बात करें गोंडवाना लैंड से क्या बना, अफ्रीका बना। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा यहाँ पे तैर रहा था जिसका नाम था इंडियन प्लेट, और यही अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गोंडवाना लैंड से क्या बना, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड से क्या बनता है, अंटार्कटिका बनता है। अब धीरे धीरे इंडियन जो प्लेट है ये मूवमेंट करती हुई, गति करती हुई इधर बढ़ती है। इधर बढ़ती है तो यहाँ ऑलरेडी कौन सी प्लेट थी, तो आप कहेंगे यूरेशियन प्लेट थी। इधर से कौन सी प्लेट गति कर रही है, तो आपका उत्तर आएगा इंडियन प्लेट गति कर रही है। दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा सागर है, तो आपका उत्तर आएगा टेथिस सागर है। दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा सागर है, तो आपका उत्तर आएगा टेथिस सागर है। कौन सा सागर है, टेथिस सागर है। अब ये टेथिस सागर का जो मलबा था, किसका मलबा, टेथिस सागर का जो मलबा था, अब ये क्या होता है, इस टेथिस सागर का जो मलबा है, ये मलबा जब दोनों प्लेटों के बीच में आ जाता है तो इसमें वलन होता है। सीधी भाषा में मैं बताऊं, भूगोल के विद्यार्थी नहीं है तो नहीं समझेंगे। वलन का मतलब यहाँ फोल्डिंग की क्रिया हो जाती है, और फोल्डिंग की क्रिया वलन होता है, तो यहाँ पर एक पर्वत बनता है, और उस पर्वत का नाम आता है हिमालय। कौन सा पर्वत, हिमालय। अब हिमालय पर्वत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत बनते ही अपने माइंड में एक बात आ जाएगी, भाई भारत के नॉर्थ में क्या है, हिमालय। हिमालय के उत्तर में जाते हैं तो तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है। यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में या तो गोंडवाना लैंड का योगदान है, या फिर किसका है, टेथिस सागर का है। अंगारा लैंड का भारत के भौतिक प्रदेशों में कोई भी अवशेष नहीं है। किसका, अंगारा लैंड का। तो बाई चांस प्रश्न आए तो अपनी थ्योरी यहां स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये गोंडवाना लैंड का है, ये टेथिस सागर यहां पे, और ये अंगारा लैंड वाली ये प्लेट है। जैसे ये दोनों टकराएंगी, अंगारा लैंड वाली यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना लैंड वाली इंडियन प्लेट, तो टकराने के बाद में यहां पर एक पर्वत बन जाएगा, जिस पर्वत का नाम क्या आता है, तो आप कहेंगे हिमालय आता है। हिमालय किससे बना, ये टेथिस सागर के मलबे से बना, ये टेथिस सागर के अवशेष से बना। तो यहां पर हिमालय जब टेथिस सागर का है तो भारत का कोई भी भौतिक प्रदेश है और वो आपका अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े अपन, तो अपन ने यहां पे देखा और अपने सामने आ गया भारत। एक बात बताना, मैंने कहा कि इधर से ये प्लेट, इधर से ये प्लेट टकराई, टकराने के बाद यहां पर क्या बना, तो आप कहेंगे हिमालय बना, और हिमालय के जस्ट नीचे, जस्ट साइड में यहां पर एक गर्त बन गया, और लगातार जो गर्त था अब वो नदियों द्वारा भर दिया गया, और यहां पर किसका निर्माण हो गया, आप कहेंगे मैदान का यहां निर्माण हो गया। अब मैदान भी टेथिस सागर का है, और बात करें हिमालय भी टेथिस सागर का है। इसी चीज को आप, इसी बात को आप यहां देखिएगा,
ये वाला क्या है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश आप देख रहे हैं। और उत्तर पर्वतीय प्रदेश अगर मैं आपसे पूछूं तो ये किसका है, आप कहेंगे सर उत्तर पर्वतीय प्रदेश ये टेथिस सागर का है। उसके बाद में मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा तटीय प्रदेश है। अब ये वाला कौन सा प्रदेश है, तो आप कहेंगे सर तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश के बाद में आप जानते हैं कि ये वाला क्या है, ये प्रायद्वीप पठार है। और ये वाला हिस्सा आप उत्तर भारत का विशाल मैदान देख रहे हैं। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीप पठार, ध्यान देना मेरी बात पर, ये यहाँ पे आप राजस्थान देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपने राजस्थान देखा। सीधा सीधा प्रश्न क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, राजस्थान का संबंध भारत के किन भौतिक प्रदेशों से है। तो आपका उत्तर आएगा, क्या राजस्थान का संबंध उत्तर पर्वतीय प्रदेश से है क्या, नहीं है। क्या राजस्थान तटीय राज्य है, वैसे नहीं है। तो राजस्थान का संबंध संरचनात्मक दृष्टि से, गौर करना मैंने जो लैंग्वेज बोली है, राजस्थान का संबंध संरचनात्मक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, संरचनात्मक दृष्टि से। राजस्थान का संबंध संरचनात्मक दृष्टि से, किस दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, संरचनात्मक दृष्टि की बात कर रहा हूं। राजस्थान का संबंध संरचनात्मक दृष्टि से भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के साथ है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, एक तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ है और एक किसके साथ है, आप कहेंगे प्रायद्वीप पठार के साथ है। यानी दो चीजों के साथ है, एक उत्तर भारत का विशाल मैदान और एक प्रायद्वीप पठार। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करते हैं, ये अवशेष किसका है, तो आप कहेंगे सर ये अवशेष किसका, टेथिस सागर का। इसका मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित दो चीजें, एक तो मरुस्थल वाला भाग और एक मैदान वाला भाग। जबकि मैं बात करता हूं कि प्रायद्वीप पठार से संबंधित कौन है, ये वाला किससे, तो आप कहेंगे प्रायद्वीप पठार से, और ये वाला किससे, प्रायद्वीप पठार। यानी ये किसका भाग है, आपका उत्तर आएगा सर ये प्रायद्वीप पठार का भाग है। चाहे अरावली की बात कर रहे हैं अपन और चाहे दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये मैदान वाला भाग और ये मैदान वाला भाग, ये दोनों किसके हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये उत्तर भारत के विशाल मैदान के हैं। ये किसके, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अवशेष हैं। अब मेरी बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां बनने जा रही है, क्या बनने जा रही, कि भारत के किन दो भौतिक प्रदेशों से राजस्थान की संबंधता है। आपका उत्तर आएगा एक तो उत्तर भारत के विशाल मैदान से, एक प्रायद्वीप पठार से। हिमालय से वैसे ही नहीं होगा, बड़ा काफी आगे रह गया। और बात करेंगे तो आपका तटीय प्रदेश की इससे भी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात क्या आती है कि राजस्थान की भौतिक संरचना में भारत के किन भौतिक प्रदेशों का योगदान है। यहां पे प्रश्न मार्क कि राजस्थान की जो भौतिक संरचना है, इस भौतिक संरचना में भारत के किन भौतिक प्रदेशों का योगदान है। तो आपका उत्तर आएगा उत्तर भारत के विशाल मैदान का योगदान है या फिर प्रायद्वीप पठार का, दोनों का ही है। अगर मैं बात करता हूं प्रायद्वीप पठार से संबंधित कौन है, तो आप कहेंगे अरावली है। ये किससे संबंधता रखता है, ये प्रायद्वीप पठार से समानता रखता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो आपका जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, ये किससे समानता रखता है, तो आप कहेंगे ये भी आपका प्रायद्वीप पठार से रखता है। बात आती है उत्तर भारत के विशाल मैदान की। याद रख लीजिएगा, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसमें आपको सीधी सी एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या रखनी है मैं बताता हूं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें आप कहेंगे एक तो अपना मरुस्थल वाला हिस्सा, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, और मरुस्थल के साथ साथ में आप कहेंगे जो आपका अपना उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों के दोनों किसके हैं, तो भाई साहब याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों, ये तो आगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के और ये आगे प्रायद्वीप पठार के। अब जब इतनी चीजें आपने याद करी ली, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी गोंडवाना लैंड का, ये भी गोंडवाना लैंड का, ये टेथिस सागर का है और मैदान भी किसका है, तो आप कहेंगे टेथिस सागर का ही आ जाएगा। चलें आगे चलते हैं और एक एक बातों को और अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे भारत के भौतिक प्रदेश कौन से, एक एक फिर डिटेल से आ गया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश राजस्थान से संबंध नहीं है, तटीय प्रदेश का नहीं है, प्रायद्वीप पठार का है, अरावली का, दक्षिण पूर्वी का। उत्तर भारत के विशाल मैदान का तो है, लेकिन उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या सिंधु के मैदान का है, नहीं। क्या ब्रह्मपुत्र के मैदान का है, नहीं। गंगा के मैदान का राजस्थान में हिस्सा आ जाता है। चलें आगे चलते हैं।
बात आती है, वेगनर के अनुसार पूरा विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे क्या नाम दिया गया, पेंजिया, जिसके चारों ओर एक जल राशि थी, जिसे नाम क्या दिया जाता है, पेंथालासा कहा जाता था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन होता, आपको बताया, एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड, बीच के अंदर कौन सा, टेथिस सागर। अब बात आती है यहाँ पे भूगर्भिक समय सारणी राजस्थान के संदर्भ में, याद रखिएगा, सीधे से एक प्रश्न आ जाते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पूरी भूगर्भिक सारणी अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो अब याद नहीं होने वाली। सुनिएगा, यहाँ पे सीधी बात, भूगर्भिक समय सारणी ये राजस्थान के संदर्भ में है। यहां बात करते हैं पर महाकल्प की, तो एक आद्य महाकल्प आता है जिसे एजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजोइक कहा जाता है, ये आद्य महाकल्प है। कल्प कौन सा इसका, प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन में अपने राजस्थान में, एक तो आप जानते हैं प्री कैम्ब्रियन में क्या बना है, अपने अरावली की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, देहली महासमूह की चट्टानें ये प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। अरावली महासमूह की चट्टानें ये प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। झाड़ोल के महासमूह की चट्टानें ये प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। उदयपुर समूह की चट्टानें ये प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। और मालानी क्रम की चट्टानें ये भी प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। बात करते हैं अजबगढ़ सेल समूह अलवर में, यह भी प्री कैम्ब्रियन से। पूरा जीवी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। पूरा जीवी महाकल्प जिसे पेलियोजोइक महाकल्प आप कह रहे हैं, विंध्यन महासमूह इसी के अंदर आएगा और पर्मियन कार्बोनिफेरस भी इसी में आएगा। विंध्यन महासमूह का मतलब सीधा बनेगा कि विंध्यन महासमूह की चट्टानें कहां से कहां, निम्बा हेड़ा चित्तौड़ से लेकर के, याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, निम्बा हेड़ा चित्तौड़ से लेकर के सासारामा बिहार तक, निम्बा हेड़ा चित्तौड़ से लेकर के सासारामा बिहार तक क्या है, तो आप कहेंगे विंध्यन महासमूह की चट्टानें। और इसी के अंदर सेल समूह में याद रखिएगा, नागौर बेसिन की सेल समूह है, बिरमानिया बेसिन की सेल समूह है, ये भी इसी के अंदर आ जाती है। नागौर बेसिन नागौर में है, बिरमानिया बेसिन कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर। पोलियोजेक के अंदर ही बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है पर्मियन कार्बोनिफेरस। और पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें बाप बोल्डर्स समूह है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाप बोल्डर्स समूह है, जोधपुर में है। भादुरा बालूकास्म कहां पे, जोधपुर में है। इसके बाद में बाप बोल्डर्स वाली क्या है, ये हिमवाहित मलबा है। और भादुरा बालूकास्म है, ये आपका बालू का पत्थर और चूना पत्थर है। सीधा प्रश्न बनेगा, पहली बात तो ये बन जाए कि बाप बोल्डर्स सेल समूह कहां पे, बाप बोल्डर्स चट्टाने कहां पे, जोधपुर में है। भादुरा बालूकास्म में भी कहां पे, जोधपुर में है। ये कौन से युग से संबंधित है, पर्मियन कार्बोनिफेरस से है। पर्मियन कार्बोनिफेरस नहीं पूछ के महाकल्प पूछ लिया जाए, पूरा जीवी महाकल्प या पेलियोजोइक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा मेसोजोइक महाकल्प में। क्यों, क्योंकि अपने जो जैसलमेर के अंदर ऑकलवुड नेशनल फॉसिल पार्क जो है, ऑकलवुड फॉसिल्स जो पार्क है, उसके अंदर जो अवशेष हैं वो आपके कौन से युग के हैं, आपका उत्तर आएगा मेसोजोइक के। कहने का मतलब जो आपका लाठी सीरीज आती है, ये जैसलमेर बाड़मेर बेसिन वाला भाग आता है, ये पूरा का पूरा किसका, मेसोजोइक का है। और मेसोजोइक में अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए तो आप कहेंगे जुरासिक काल, वेरी इंपॉर्टेंट है, जुरासिक काल। याद रखिएगा कि जैसलमेर के अंदर पाया जाने वाला नेशनल ऑकलवुड फॉसिल्स जो पार्क है, इसके अंदर जो चट्टानें हैं वो कौन से काल की हैं, आप कहेंगे सर जुरासिक काल की हैं। कौन से महाकाल या महाकल्प की हैं, आप कहेंगे मेसोजोइक की है। मेसोजोइक याद रखना ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क, बाप बोल्डर से याद रखना पेलियोजोइक या फिर पूराजीवी महाकल्प। फिर बात आती है नवजीवी महाकल्प की, अपने राजस्थान से कोई लेना देना नहीं इसका। सीनियोजोइक जिसे अपन कहते हैं, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, हिमालय वगैरह बने। नूतन जीवी महाकल्प जिसे नियोजोइक कहा जाता है, प्लेस्टोसीन मैदानों का निर्माण होता है और वर्तमान में जो युग चलता है वो आपका होलोसीन युग आ जाता है। अब आगे बात आती है, अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। 4 भागों की जब बात आती है तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके सामने आता है कौन सा, आप कहेंगे सर ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश आता है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के बाद में मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, मैंने क्या कहा, नंबर 1 पे आता है उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, नंबर 2 पे आता है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पे अपन बात करें तो आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब प्रश्न बना उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ये अवशेष किसका, आपका उत्तर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये टेथिस सागर का अवशेष है। टी बोले तो टेथिस सागर, यहां मैं लिख देता हूं, टी का मान क्या है, टेथिस सागर है। और जी बोले तो गोंडवाना लैंड। फिर अपने सामने प्रश्न बनेगा क्या,
कि मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश ये किसका अवशेष है, तो आपका उत्तर बनेगा मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका? गोंडवाना लैंड का। बात आ रही उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश ये टेथिस सागर का। बात आ रही फिर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश ये किसका है? गोंडवाना लैंड का है। बात आती पूर्वी मैदानी प्रदेश ये फिर टेथिस सागर का है। फिर बात आती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का है। ध्यान देना, भारत से इनकी संबंधता की बात की जाए तो ये मरुस्थल प्रदेश मैदान का हिस्सा है। बात करते हैं मध्य अरावली ये पठार का हिस्सा है। बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश फिर मैदान का हिस्सा है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पठार का हिस्सा है। फिर प्रश्न बना उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे है? 61.11% क्षेत्रफल पे। बात आती है अरावली पर्वतीय प्रदेश ये 9% क्षेत्रफल पे है। बात आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश ये 23% क्षेत्रफल पे है। और बात आती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये 6.89% क्षेत्रफल पे है। लेकिन फिर प्रश्न बना उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश यहां कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। लेकिन फिर गौर करना मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात आए 10% जनसंख्या निवास करती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात आए 39% जनसंख्या निवास करती है, और हाड़ौती के पठार में 11%। आपको एक ही बात याद रखनी है 61 और 9 70 हो गए, 61 और 9 70 हो गए, सीधी सीधी बात। और ये आप 23 और 7 कितने हो गए? ये 6.89 नहीं दिखे तो 7% भी कर देना है। कितना? 7%। चले आगे अपन। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश ये टी बोले तो अवशेष, भारत के अंदर मैदान 61%, 61.11, जैसलमेर 40%, जनसंख्या है जैसलमेर का नाम है, जनसंख्या 40% है। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश पठार 9% क्षेत्रफल है, जनसंख्या की बात करें 10 है। यहाँ पे 23 क्षेत्र है, 39 जनसंख्या है, यानी ज्यादा जनसंख्या का घनत्व जमाव कहां पे? मैदानी प्रदेश में। फिर आपका आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% क्षेत्रफल आ जाता है, और याद रखिएगा 11% यहां पर क्या? तो आप कहेंगे जनसंख्या निवास करती है। चलें आगे अपन चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या बात आती है? राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया? सीधी सीधी बात याद रखनी है, ये आपका वीएन मिश्रा ने किया 7 प्रदेशों में। नेशनल बुक ट्रस्ट से इनके आपका क्या आती है? पुस्तक आती है, याद रखिएगा 1968 में। इसके बाद बात आती है राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने? तो आपको बताया अभी मैंने, सबसे पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है, इसका एरिया कितना है? 61.11 है। अरावली की बात आती है तो एरिया कितना है? 9 है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात आती है 23% इसका एरिया आता है। हाँ जी, अर्चना चौधरी बिल्कुल धन्यवाद जी। हाँ, आगे देखिएगा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है 61.11, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं 9.0, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं 23%, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89। फिर रिपीट करवा देता हूं, मरुस्थल प्रदेश 40% जनसंख्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश 10 है, पूर्वी मैदानी में 39 है, दक्षिण पूर्वी में 11। किसका अवशेष है? ये टेथिस सागर का है, ये गोंडवाना लैंड का, वापस से अरावली, वापस से टेथिस का, वापस से गोंडवाना लैंड का। बनने के क्रम में याद रखें तो पहले नंबर पे कौन बना? तो आपका उत्तर आएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश बनता है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन बनता है? पठारी प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पे मैदान, चौथे नंबर पे मरुस्थल। और मैदानों का निर्माण अभी भी हो रहा है। ऊंचाई के अनुसार क्रम देखते हैं तो 1 नंबर पे अरावली आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में अगर भारत के अनुसार क्रम देखते हैं अपन, भारत के भौतिक प्रदेशों के अनुसार, तो आपको बताया कि ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, और पूर्वी मैदान वाला उत्तर भारत के विशाल मैदान का है, फिर पठारी प्रदेश आपका प्रायद्वीप पठार का है। याद रखिएगा भौतिक प्रदेशों के सर्वप्रथम वर्गीकरण ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 में बांटा, कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। लेकिन अब बात आती है कि अपने राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? तो याद रखिएगा 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान को कितने भागों में? सीधा सीधा मैं बता दूं, राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग हैं कौन कौन से? अभी आपको बताया कि मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद अरावली है, अरावली के बाद टेथी आपका मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश के बाद में आपका पठारी प्रदेश आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में बात आएगी अपनी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। यहां से अब अपने लिए काम काम के प्रश्न बनने वाले हैं, गौर करते हुए चलिएगा, ध्यान देते हुए चलिएगा। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात आई, राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 12 जिलों में। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? अपना उत्तर आएगा राजस्थान के 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। बात आती 12 जिले कौन से हैं? एक तो बीकानेर आ जाता है यहां से, एक गंगानगर आ जाता है,
गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, फिर चूरू आ जाता है, मतलब बोले तो बीकानेर संभाग पूरा आ गया। इसके बाद में सीकर और झुंझुनू आ जाते हैं, जयपुर संभाग के 2 जिले। इसके बाद यहां से नागौर आ जाता है, अजमेर संभाग का 1 जिला, और फिर जोधपुर संभाग के 5 जिले आ जाते हैं। आप कहेंगे सर छठा कौन सा, सिरोही तो अरावली वाले में चला गया ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुल मिला के 4 संभागों के 12 जिलों में, कितने संभागों के, 4 संभागों के 12 जिलों के अंदर कौन सा, तो आपका उत्तर आ जाएगा मरुस्थल फैला हुआ है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो मरुस्थल की उत्पत्ति समुद्र के अपगमन से, अपगमन का मतलब होता है पीछे जाना, समुद्र के अपगमन से तथा प्लिस्टोसीन काल में मानवीय क्रियाकलापों के विस्तार के कारण मरुस्थल की क्रिया निरंतर जारी है। अभी समुद्र के अपगमन से मरुस्थल निर्माण का विचार है, ये बेलेंडफोर्ड के द्वारा माना जाता है। बेलेंडफोर्ड ने कहा कि समुद्र पहले था, वो धीरे धीरे पीछे हटा और यहां पर मरुस्थल बन गया। अभिनव मत के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो याद रखिएगा सीधी सीधी सी बात, टेथिस सागर में होने वाले नदी अवसादों के जमाव से मरुस्थल का निर्माण हुआ। पहले यहां टेथिस सागर था। ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को शुष्क प्रदेश की संज्ञा दी है, याद रखना, ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को शुष्क प्रदेश की संज्ञा दी, और यह मरुस्थल अफ्रीका के ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, लगभग 640 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 300 किलोमीटर। भारत में स्थित संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% कहां पे, तो आप कहेंगे राजस्थान में। भारत में जितना भी थार मरुस्थल है उसका 62% कहां पे, अपना उत्तर बन जाएगा राजस्थान के अंदर। फिर आगे बात आती है अपनी, क्या पहले मरुस्थल 58% में था, लेकिन लगातार पूर्व की ओर विस्तार होने के कारण यह राजस्थान के 61.11% पर फैल गया। मरुस्थल थार वाला जो मरुस्थल है, याद रखने वाली बात है, सर्वाधिक घनी आबादी का और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में जितने मरुस्थल है, सर्वाधिक घनी आबादी और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा, तो आपका उत्तर आएगा थार का मरुस्थल। सीधी सीधी बात याद रखिएगा, इस मरुस्थल का विस्तार यूं है, ये वाली जो इसकी लंबाई आती है 640 किलोमीटर आती है, ये वाली जो इसकी चौड़ाई आती है 300 किलोमीटर आती है। कितने किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ये अफ्रीका वाले मरुस्थल का भाग माना जाता है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का। भारत के कितने राज्यों में मरुस्थल फैला, 4 में। किस किस साथ, 4 राज्यों में। पहले तो 4 में था, अब तो जैसे कि बात करते हैं अपन, अब भी 4 में ही है, पहले भी 4 में था, अब भी 4 में, अब थोड़ी बदला है, नहीं बदला। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में, याद रखिएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं अपन, तो सामान्य ढाल की बात करते हैं तो इसका किधर से किधर आता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी इसका जो ढाल आता है ये किधर से किधर आता है, पूर्व से पश्चिम। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लिख दिया है, पूर्व से पश्चिम में ऐसे थोड़े ना होता है। दिशा अलग लिख दी। आगे देखिएगा, उत्तर से दक्षिण ढाल है। आगे बात आती है मुख्य नदी की, ये थोड़ा सा आप गलत लिख लेना, उत्तर से दक्षिण इसका सामान्य ढाल है। बात आती है इसकी मुख्य नदी कौन सी, तो आपका उत्तर आएगा मुख्य नदी इसकी लूनी नदी है। मुख्य नहर की बात है, इंदिरा गांधी नहर आती है। मुख्य अभ्यारण्य की बात है, मरू राष्ट्रीय उद्यान आता है जो 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। मिट्टी की बात करें तो यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति की बात करें तो यहाँ जेरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी। जलवायु की बात करें तो यहाँ शुष्क, अर्धशुष्क और विषम जलवायु देखने को मिलती है। मुख्य फसलों की बात करें तो बाजरा, गंवार, मूंग, खरीफ ये देखने को मिलती है। बात प्रमुख बांधों की करें तो जवाई बांध पाली के अंदर है, ये देखने को मिलता है। थार मरुस्थल मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आप कहेंगे जोधपुर है, ये थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। उसके बाद में जैसे आप आगे चलते हैं तो बात आती है मरुस्थल सामान्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इर्ग। इर्ग बोलने का मतलब जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है उसे आप क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं, रेतीला मरुस्थल। हम्मादा बोले तो कैसा, चट्टानी मरुस्थल होता है। और रेग बोले तो मिश्रित मरुस्थल होता है जिसमें बालू रेत के साथ मोटे मोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। तो ये होता है इर्ग का मतलब रेतीला मरुस्थल, हम्मादा का मतलब चट्टानी मरुस्थल, और रेग का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या पाया जाए, अपन कहें मिश्रित बालू रेत के साथ मोटे मोटे कण भी पाए जाए। याद रखिएगा, मरुस्थल का आधार रेत होती है, वर्षा होती है। मरुस्थल का आधार रेत होती है, वर्षा होती है, क्या होती है, रेत होगी वही मरुस्थल हो गया क्या, नहीं, बिना रेत का भी मरुस्थल हो सकता है। यानी शुष्क दशाएं जहां पे विद्यमान हुई उसे क्या कहा जाएगा, मरुस्थल कहा जाएगा। अगर वो उष्ण वाले क्षेत्र में तो उसे उष्ण मरुस्थल कह देंगे, अगर वो शीत वाले क्षेत्र में उसे शीत मरुस्थल भी कह देंगे। तो याद रखिएगा, शुष्क अर्ध शुष्क 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो आपका कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल ही मरुस्थल है। इसके बाद में इसके अंदर 2 भाग बन जाएंगे। गौर करना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने जा रहा है। कौन सा प्रश्न है, हाँ जी, अब देखिएगा,
मरुस्थल का विभाजन किया गया 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग ये मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ध्यान देना, अब ये मरुस्थल के दो पार्ट कर दिए। एक तो ये कर दिए जिसका नाम आ रहा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर कौन सी वर्षा रेखा? आपका उत्तर आएगा समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर को आप क्या कह सकते हैं? 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी कह सकते हैं और आप इसको 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी कह सकते हैं। एक ही बात याद रखनी है, ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है या फिर 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा जिसे आप कह रहे हैं, राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करेगी। प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर, राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम ये कौन सी समवर्षा रेखा करती है? तो आपका उत्तर आएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। जबकि 50 सेंटीमीटर को आप क्या कह सकते हैं? 500 मिलीमीटर कह सकते हैं। मान लो 50 ऑप्शन में नहीं है, 40 और 60 आ जाए तो किसे करोगे? 60 को तो करना ही नहीं है, 40 ही करोगे वहां पे। तो 50 सेंटीमीटर और मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम, मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम ये 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर करती है। मैंने कहा मरुस्थल के दो भाग कर दिए, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क आएगा। अब शुष्क मरुस्थल के फिर दो भाग कर दिए, कौन से? एक तो कर दिया बालू का स्तूप क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, प्रश्न आएगा पक्का पेपर में। एक तो बालू का स्तूप क्षेत्र और एक कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप क्षेत्र की बात आती है, बोले तो जहां पर बालू का स्तूप है वो बालू का स्तूप क्षेत्र है शुष्क वाले भाग में। भाई शुष्क मरुस्थल है, इसके कुल भाग में 58 पॉइंट में 50% ऐसा है, याद कर लेना, प्रश्न आएगा। 58 पॉइंट में 50% ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और यहाँ पे 41.50 ऐसा है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बात आती है अर्ध शुष्क, जहां 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वाला, इसमें घग्गर बेसिन आएगा, शेखावाटी प्रदेश आएगा, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश या लूनी क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े अपन तो बात आती है समवर्षा रेखा की। समवर्षा रेखा का मतलब क्या कहेंगे आप? समवर्षा रेखा किसे कहेंगे? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, इसे आप क्या कहेंगे? समवर्षा रेखा कहेंगे। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली यह वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है और मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। जबकि बात करते हैं 25 सेंटीमीटर की, यह समवर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में? दो भागों में बांटेगी और शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का और अर्ध शुष्क की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। यानी ये वाला कौन सा? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क की कौन सी सीमा? तो आप कहेंगे पश्चिमी सीमा। शुष्क की पूर्वी सीमा किसके द्वारा बनती है? 25 सेंटीमीटर या फिर 250 मिलीमीटर के द्वारा मिलती है। जैसे मैंने कहा कि 25 ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन के अंदर आपके पास हो 30 आ जाए, ऑप्शन में 35 आ जाए, ऑप्शन में यहाँ पे आपका 35 के बाद में मैंने कहा 25 आ जाए, ऑप्शन में आपके सामने 25 तो है ही नहीं ना, 25 तो है नहीं, 20 आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अर्ध शुष्क और शुष्क के बीच में कौन सी है? तो वहां पे भी आप 20 से 25 से ऊपर वाली नहीं करेंगे, 25 से नीचे वाली करेंगे। जैसे यहाँ पे आप 60 नहीं कर सकते, 40 आ जाए तो वो कर देंगे। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है और वहां पे आपके सामने आ जाए 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 60 करेंगे क्या? वहां पे नहीं करेंगे, वहां आप क्या करेंगे? 40 ही करेंगे। क्या करेंगे? वहां पे आप 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ही करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में जैसे अपन आगे चले तो अपने पास क्या आएगा? शुष्क मरुस्थल, इसे अपन भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, महान भारतीय मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त, एक तो होता है युक्त और एक होता है मुक्त। मुक्त प्रदेश यानी जहां रेत के टीले नहीं है। युक्त का मतलब 58.5, मुक्त बोले तो 41.50, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात आती है, आएगी ये तो। अब यहाँ पे आप कहेंगे बालू का स्तूप जो प्रदेश है, बालू का स्तूप से प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार है। याद रखिएगा सीधी सीधी बात, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे सीधी सीधी बात पूछी जाए तो बालू का स्तूप से तो प्रभावित है, ठीक बात है, ये ज्यादा डीप आ गया, बाकी इतना याद नहीं रखना है। बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कितना है? 41 पॉइंट में 50 है, जो बालू का स्तूप से पूर्णतः क्या है? रहित है, यानी है ही नहीं। इसके बाद बात अपन करते हैं
तो 0 से लेकर के 20% प्रभावित जो बालू का स्तूपों से है वो कितना है, इसके बाद 20 से लेकर के 40 प्रभावित है वो कितना है, इसके बाद 40 से लेकर 60 जहां बालू का स्तूप प्रभावित है वो कितना है, 60 से लेकर 80 प्रभावित कितना है, और 80 से लेकर 100 प्रभावित कितना है। लेकिन ये ज्यादा डीप हो जाएगा, अपने को ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, सब्जेक्ट के लिहाज से जरूरी है। फर्स्ट पेपर में आप सीधा याद कर लें बालू का स्तूप प्रदेश कितना है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है। चलें आगे अपन चलते हैं। आगे बात आती है प्रमुख बालू का स्तूप कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे बात आती है बालू का स्तूप को आप क्या कह सकते हैं, धोरे कह सकते हैं, धरियन कह सकते हैं, रेत का टीला कह सकते हैं। बालू का स्तूप धोरे हैं, धरियन है, रेत का टीला है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब है यानी जो बालू का स्तूप समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे बीकानेर में बनते हैं, रावतसर में बनते हैं, शेखावाटी में बनते हैं, हनुमानगढ़ में बनते हैं। अनुदेधरीय को क्या कहा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है अनुदेधरीय को। अनुदेधरीय को पवनानुवर्ती भी कहा जाता है, पवन के समानांतर बनने वाला लाइनर बालू का स्तूप भी अपन इसको कहते हैं। बात आती है ये बालू का स्तूप ये रेडक्लिफ रेखा के सहारे देखने को मिलते हैं, और इन बालू का स्तूपों की बात करें अपन तो रेडक्लिफ रेखा के सहारे देखने को मिलते हैं अनुदेधरीय बालू का स्तूप। बात करते हैं बरखान बालू का स्तूप की, तो याद रखिएगा एक बात, तो इसमें ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। बरखान बालू का स्तूपों में आपको क्या बात याद रखनी है, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। कौन से बालू का स्तूपों की बात कर रहे हैं अपन, बरखान की। बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, यानी सबसे ज्यादा गतिशील बालू का जो स्तूप आते हैं वो कौन से आते हैं, तो भाई साहब याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो गतिशील बालू का स्तूप आते हैं वो बरखानी आते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील भी है, सबसे ज्यादा विनाशी भी है। इनका अर्धचंद्राकार होता है, जूती के आकार में होते हैं, इस टाइप से इनका ये आकार बनता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे जोधपुर के अंदर ही पाए जाते हैं, और जोधपुर के अलावा कहाँ पे आपके चूरू के अंदर पाए जाते हैं। जोधपुर के अंदर भी स्पेशल कौन से क्षेत्र में, तो मैं आपको बता दूं ओसियां वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। कौन से, बरखान बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, और सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप माने जाते हैं। अनुप्रस्थ की बात है समकोण याद रखना, अनुदेधरीय की बात है रेखीय, पवनानुवर्ती, लाइनर जिसे कहते हैं पवन के समानांतर बनने वाले। आगे फिर बात आती है परवलयिक बालू का स्तूप, ये स्थानीय चक्रवात बबूलिया से निर्मित माने जाते हैं। पेराबोलिक महिलाओं के हेयर पिन की तरह माने जाते हैं। इसके बाद में ये क्यों नाम याद करने, कई बार क्या होता है कि प्रश्न आता है निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, 4 ऑप्शन वहां दे दी जाएंगे, 3 बालू का स्तूप के प्रकार के, चौथा और ही को एटपटांग लाएंगे, एडाइज फेडाइज पता नहीं क्या लाएंगे। याद रखना परवलिक बालू का स्तूप स्थानीय चक्रवात से निर्मित होते हैं। पेराबोलिक बालू का स्तूप की बात करते हैं महिलाओं के हेयर पिन की तरह होते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप, जब हवा है भाई पवन का कोई प्रवाह है निश्चित नहीं होता है, किधर से भी हो सकता है, बहुदिशीय प्रवाह होता है। जब हवा चारों तरफ से बहने लगे तब क्या होगा, हवा जब चारों तरफ से बहने लगेगी तो मिट्टी को उड़ाकर वो किसी भी साइड में यूं 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 जमा कर देगी, और चारों दिशाओं के अंदर जब मिट्टी जमा हो जाए तो तारा बालू का स्तूप बनता है। तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़ गंगानगर में, इसके अलावा आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में। तारा बालू का स्तूप कहां कहां पाए जाते हैं, आपका उत्तर आएगा सूरतगढ़ गंगानगर में, और आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में। कौन से, तारानुमा बालू का स्तूप। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है फिर आपका प्रमुख बालू का स्तूप में नेबखा बालू का स्तूप की बात आती है। याद रखिएगा छोटी छोटी वनस्पतियों के सहारे जब मिट्टी का जमाव हो जाता है, छोटी छोटी वनस्पतियों के सहारे जब मिट्टी का जमाव हो जाता है तो कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, अपना उत्तर आएगा नेबखा बालू का स्तूप बनते हैं। बात आ रही है सब्र काफिज बालू का स्तूपों की। सब्र काफिज का मतलब अवरोधों के सहारे जो बनते हैं, चाहे वो आपका किसी झोंपड़ी के सहारे बन रहे हैं, चाहे वो आपका किसी भी अवरोध के सहारे बन जाए, उसे सब्र काफिज कहते हैं। और सब्र काफिज बालू का स्तूप पुष्कर में है, बूढ़ा पुष्कर में है, इसके अलावा जयपुर के जोबनेर में है, और सीकर के अंदर है। याद रखिएगा कौन से, सब्र काफिज। नेबखा बालू का स्तूप किसी भी झाड़ी की तरफ बनने वाले बालू का स्तूप है। सब्र काफिज की बात करें तो मरुस्थल में स्थित अवरोधों के सहारे पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, जयपुर के जोबनेर, सीकर आदि में नेटवर्क बालू का स्तूप की बात आती है। तो याद रखिएगा हरियाणा की सीमा के सहारे जो है वो आपके नेटवर्क बालू का स्तूप है। उर्मिका रिपिल बोले तो कई बार मरुस्थलों में लहरदार सी आकृति देखने को मिलती है, उसे उर्मिका रिपिल कहते हैं। सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, चूरू में, और एकमात्र ऐसा जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखे जाते हैं।
बात आती बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की, याद रखिएगा बालूका स्तूपों का पूर्णतः यहाँ अभाव है। यहाँ पर आपका सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका है जो टर्सियरी काल से लेकर के प्लीस्टोसिन काल तक के हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस का भंडार है। जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ क्षेत्र है। जुरासिक काल बोले तो याद रखिएगा उंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे, जैसलमेर में। ये मैथ कहाँ से आ गई इसमें? दो ही सेकंड का टाइम लगेगा। काफी लक्षण से हाँ जी। हाँ, अब बात आती है लाठी सीरीज क्षेत्र आपका ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है। और लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भीय मीठे जल का क्षेत्र है जिसके अंदर आपका चट्टानी क्षेत्र के साथ साथ खनिज की भी उपलब्धता पाई जाती है। चले अपन चलते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा घास की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी घास है, जैसे सेवन घास है, सेवन है, दामन है, मुरड है, करड़ है, अंजन है, वोबरियो है, घाटी है, डचाब है, मुरीती है, मुंडीसी है, बहुत सारी घासें हैं। लेकिन याद रखिएगा सेवन बोले लिलोण घास, धामण, मुरड, करड़, अंजन, ये इस क्षेत्र की घासें हैं। सम क्या है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव पूरा का पूरा, कोई वनस्पति वहां नहीं है। चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, कहां पे, जैसलमेर के इसी भाग के अंदर पाया जाता है। बात आती पीवड़ा की। पीवड़ा क्या एक जहरीला सर्प है, याद रखिएगा, जो मिट्टी जैसा दिख रहा आपको दिखेगा ही नहीं। पलाय झील की बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं मरहो, दो टीलों के मध्य जल का भराव, इसे आप मरहो कहते हैं। रन या टाट बोले तो दलदली क्षेत्र है, नमकीन क्षेत्र, इसे रन या टाट कहते हैं। प्रमुख रनों की बात करते हैं तो बाप नाम का रन कहां पे देखने को मिलता है, जोधपुर में। थोब नाम का रन कहां पे, बाड़मेर में। पोखरन की बात करते हैं तो आपका कनौड़, भाकरी, बिरमसर में देखने को मिलता है। याद रखिएगा पोखरण, कनौड़, भाकरी, बिरमसर, ये कहां पे, जैसलमेर में। बाप कहां पे, जोधपुर में है। थोब कहां पे, बाड़मेर में है। पोखरण कहां पे है, पोखरण है, कनौड़ है, भाकरी है, बिरमसर, ये कहां पे, जैसलमेर में। ये क्या है, प्रमुख रन है। रन होने को चूरू वाले क्षेत्र में भी है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से हैं, याद रखिएगा बाप नाम का जोधपुर में, थोब नाम का बाड़मेर में, पोखरण, कनौड़, भाकरी, बिरमसर, जैसलमेर में। बालसन ये भी आपका एक झील क्षेत्र ही आता है।
इसके बाद में पेडिमेंट की बात करते हैं। पेडिमेंट याद रखिएगा गिरिपाद क्षेत्र जिसे कहा जाता है, बोले तो ठीक पहाड़ी के नीचे वाला क्षेत्र, उसे आप पेडिमेंट कहते हैं। इंसेलबर्ग याद रखिएगा मरुस्थल के अंदर जब अपरदन हो जाता है, लास्ट के अंदर एक चट्टानी संरचना बच जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। खड़ीन की याद रखिएगा परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है, पालीवाल के ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई पद्धति है 15वीं शताब्दी के अंदर। डांड की बात करें तो नमकीन झील को आप क्या कहते हैं, डांड कहते हैं। देखिएगा इस राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी कोई और छोर नहीं है, लेकिन अपनी बातें बिल्कुल टू द पॉइंट, और पेपर में जहां जहां से प्रश्न डेफिनेटली आते ही आते हैं, वहां से अपन लोग बात कर रहे हैं। फिर देखो क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो पढ़ा जा रहा है क्या वो याद होने के लायक है। भाई अनावश्यक ही अंटसंट भरने का क्या मतलब है, अनावश्यक कोई मतलब नहीं है। इतनी सारी आजकल मार्केट में किताबें ऐसे आने लग गई हैं कि पोते के पोते भरने लगे, उनको क्या जोर आता है, लिखना ही तो पड़ता है, लिख देंगे अपन, लेकिन वो चीजें याद होंगी कि नहीं। अगर एक प्रश्न के लिए अपन बहुत सारा मीटर पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा कि आप बाकी जो प्रश्न है उनको आप मजबूत कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में 4 चीजें याद रखना, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्चभूमि, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। अब चारों के अंदर देखिएगा नंबर 1 पे बात करते हैं अपन, तो अपने पास आती है शेखावाटी। ये तो पूरा का पूरा ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे लिख देता हूं। सीधा सीधा आ जाए घग्गर बेसिन, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, घग्गर बेसिन में कौन से 2 जिले शामिल हैं, तो आपका उत्तर आएगा, एक तो घग्गर बेसिन में हनुमानगढ़ जिला शामिल है। कौन सा जिला शामिल है, हनुमानगढ़। और एक घग्गर बेसिन में कौन सा जिला, श्रीगंगानगर। और ये वाला जो बेसिन है इसे कहा जाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा। घग्गर बेसिन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे राजस्थान का अन्न का कटोरा। ये कौन से बेसिन को कहा जाता है, तो आप कहेंगे ये घग्गर बेसिन को कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी प्रदेश कह दीजिएगा या फिर अंत अपवाह का क्षेत्र कह दीजिएगा। शेखावाटी प्रदेश कहें या अंत अपवाह का क्षेत्र कहें, ये कौन सा है, तो आप कहेंगे इसके अंत अपवाह का क्षेत्र है। इसके अंदर याद रखिएगा सीधी सीधी एक तो चूरू जिला आ जाएगा, चूरू के बाद में सीकर जिला आ जाएगा, सीकर के बाद में झुंझुनू जिला आ जाएगा। और याद करवा दूं मैं आपको एक बात और, झुंझुनू के साथ साथ नागौर जिले का कुछ भाग भी इसमें आ जाएगा। किसका, नागौर का जो कुछ भाग है वो भी इसके अंदर आपको याद कर लेना है। आगे बात आती है इसी क्षेत्र के अंदर बात करें, मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी है जिसके आधार पर इसे अंतःपुआ का क्षेत्र कहा जाता है, तो आप कहेंगे कांतली। मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी, कांतली। यहाँ पे बीड़ क्या आती है, एक तो आता है बीहड़, बीहड़ तो चंबल नदी में अपन पढ़ते हैं, ये बीड़ है। तो बीड़ में याद रखिएगा जो घास भूमि है, कौन सी भूमि, अपना उत्तर आएगा घास भूमि। इसे आप क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। बीड़ क्या है, तो आप कहेंगे घास भूमि। मुख्य नदी कौन सी, यहाँ की कांतली है। बीड़ क्या है, घास भूमि। इसके बाद में आप कहेंगे जोहड़। जोहड़ याद रखिएगा सीधी सीधी बात, यानी स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं का नाम। स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं का नाम, स्थानीय भाषा में जो कच्चे कुएं हैं, कच्चे कुओं का जो नाम है, इसे आप क्या कहते हैं, कच्चे कुओं का नाम, इसे आप जोहड़ कहते हैं। इसके बाद में सर की बात आती है। सर का मतलब क्या है, यानी जल भराव का क्षेत्र। मरुस्थल के अंदर जो जल भराव का क्षेत्र है इसे आप क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर। मरुस्थल के अंदर जो जल भराव का क्षेत्र है इसे आप सर कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे सर हैं, साला सर है, मलसी सर है, शोभा सर है, पार्वती सर है, हेमा सर है, कई प्रकार के सर आपको चूरू में देखने को मिल जाएंगे। सर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जल भराव का जो क्षेत्र उसे आप क्या कहते हैं, सर कहते हैं। इसके बाद में बात आती है यहाँ पे रन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से रन है देख लेते हैं। देखिएगा अगर रन की बात की जाए तो आप कहेंगे ताल छापर। कौन सा, ताल छापर नाम का रन है। ताल छापर के अलावा आप कहेंगे पड़ीहारा नाम का रन है। ये कहां पे हैं दोनों रन, ये चूरू में है। इसके अलावा बात करते हैं तो डेगाना आ जाता है, डेगाना के बाद में डीडवाना आ जाता है, डीडवाना के बाद में कुचामन आ जाता है। ये आपके नमकीन क्षेत्र हैं। ये कहां पे हैं, तो आप कहेंगे सर ये नागौर के अंदर है। कहां पे है, नागौर के अंदर। तो याद रखिएगा ये बीड़ है घास भूमि। जोहड़ की बात करें तो स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं का नाम है। सर बोले तो जल भराव का क्षेत्र है। मुख्य नदी यहाँ की कौन सी, कांतली है। शेखावाटी प्रदेश में इतनी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। उसके बाद में बात आती है नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि की बात कर रहे हैं अपन, नागौरी उच्च भूमि। थोड़ा कट गया, मैं लिख देता हूं। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि नागौरी उच्च भूमि का विस्तार ये कौन से जिलों के अंदर है, तो आपका उत्तर आ जाएगा सर नागौरी जो उच्च भूमि है इसका विस्तार 2 जिलों में है। आप कहेंगे कौन से जिलों में, एक तो आता है नागौर के अंदर और नागौर के साथ में अजमेर में। इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्या विशेष बात है, तो याद रखना यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है। बोले तो फ्लोराइड की समस्या है इस वाले बेल्ट में। किसकी समस्या है, तो अपना उत्तर आएगा फ्लोराइड की समस्या है।
और फ्लोराइड की समस्या के कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। और जब बात फ्लोरोसिस रोग की आती है तो याद रखिएगा इस रोग में क्या होता है, हड्डियों का टेढ़ापन। फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है, हड्डियों का टेढ़ापन, ये बात आपको याद रख लेनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा बांकापन जिसे आप कह सकते हैं हड्डियों में। साथ ही साथ आप कहेंगे दांतों में पीलापन, ये भी इसी के कारण होता है, दांतों का पीलापन। और दांतों के पीलापन के साथ साथ याद रखिएगा शरीर में कुबड़ हो जाता है, यानी शरीर जो होता है ये कुबड़ जाता है, ये भी इसी के कारण होता है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, इस बांकापन के कारण, इस टेढ़ापन के कारण इस वाले बेल्ट को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा इसे बांका पट्टी कहते हैं। कौन सी पट्टी कहते हैं, इसे बांका पट्टी कहते हैं। और इसी वाली पट्टी को आप कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे ही आप हॉन्च बेल्ट के नाम से जानते हैं। बांका पट्टी कह दें, कुब्बड़ पट्टी कह दें, या फिर आप इसे हॉन्च बेल्ट कह दें, एक ही बात है। ध्यान देना इसका सबसे ज्यादा हॉन्च बेल्ट का, बांका पट्टी का सबसे ज्यादा इससे प्रभावित जो जिला है वो कौन सा, नागौर है। नागौर के अंदर भी अगर आपसे बात कर ली जाए तो मकराना जो क्षेत्र है ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये आपको ध्यान देना है। इसी वाले बेल्ट में आप कहेंगे यहाँ पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। कौन सी उच्च भूमि में, नागौरी उच्च भूमि में हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। कहाँ की बात कर रहे हैं, नागौरी उच्च भूमि। सीधी सीधी बात याद रखिएगा, फ्लोरोसिस की समस्या हो जाती है और फ्लोरोसिस की समस्या के कारण दांत वगैरह पीले वगैरह, तो इसे बांका पट्टी भी कहते हैं, इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं और इसे हॉन्च बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में फिर बात आती है नेक्स्ट अपनी, वो क्या है सुनिएगा, वो आती है गोडवाड़ प्रदेश है या फिर लूनी बेसिन जिसे आप कहते हैं। याद रखिएगा गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन ये मुख्य रूप से दो ही जिलों में फैला हुआ है, एक तो जालोर और बाड़मेर में मालानी समूह की चट्टानें यहाँ पे, और यहाँ पे नर्मदा नहर आपको देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना काफी, कल अपन अरावली और उससे आगे के भौतिक प्रदेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।